नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अब जटिल से जटिल सर्जरी करना बेहद आसान हो गया है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो किसी वरदान से कम नहीं है और मरीज बेहद कम समय में ठीक होकर अपने घर भी पहुंच रहा है। आखिर किस तरह की ये सर्जरी होती है, कितनी जटिलताएं आती हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण ये रहती है और वाकई ये वरदान साबित हो रही है क्या मौजूदा दौर में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से आज हमारे साथ जुड़े हैं गैस्ट्रो एंड लैप्रोलॉजिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सभी को नमस्कार। सर सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह की सर्जरी होती है। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है वो सर्जरी जो दूरबीन से की जाती है। आमतौर पे जनरल पब्लिक ये कहती है कि दूरबीन से सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम एक सर्जरी खासकर पेट में होती है। छोटे छोटे कट्स दिए जाते हैं एब्डोमेन में और उसके थ्रू कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ दूरबीन डाली जाती हैं जिसको हम ऑप्टिकली लैप्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें कैमरा अटैच्ड होता है और ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको मॉनिटर पे जो टीवी सामने आपके ओटी में लगा रहता है उस पर दिखती है और ये देखते हुए आप ऑपरेट करते हैं। तो ये एक आपकी टैक्टाइल सेंसेशन जो आप हाथ से अपने इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं और जो विजुअली आप टीवी पे देख रहे हैं, इन दोनों को मिला के ये सर्जरी की जाती है। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आमतौर पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है या फिर मिनिमल एक्सेस सर्जरी। मिनिमल एक्सेस मतलब छोटे छोटे कट्स देके इस सर्जरी को अप्रोच किया जाता है। डॉक्टर जैन, कई बार हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हर अंगों पर इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है या कोई स्पेसिफाई है? देखिए, आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी धीरे धीरे अलग अलग फील्ड्स में पहुंच चुकी है। हार्ट पे भी होती है और ब्रेन में भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। लेकिन जो प्राइमरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से मतलब होता है इन जनरल, वो होता है पेट के अंगों की सर्जरी। पेट में आपकी इंटेस्टाइन्स आती हैं, लिवर आता है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं और फिर कुछ ऑर्गन्स आते हैं जो रेट्रोपेरिटोनियम में कहा जाता है, मतलब जो पेट में इंटेस्टाइन्स के पीछे होते हैं, जो कि आपकी किडनी, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स। मोटे मोटे तौर पे पेट से संबंधित सारे ही ऑपरेशंस लैप्रोस्कोपी से किए जा सकते हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए फेफड़ों के मतलब जो चेस्ट केज है हमारा, जो रिब केज है, रिब केज के अंदर के भी जो ऑपरेशंस हैं वो भी लैप्रोस्कोपी से किए जाते हैं। इनको एक अलग टर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। थोरैक्स, और थोरैक्स के अंदर जब दूरबीन जाती है तो थोरैकोस्कोपिक। तो इस तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पेट और छाती से संबंधित सारे ही ऑर्गन्स की सर्जरी आप इस पद्धति से कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को जब करते हैं तो क्या इसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग होता है, कुछ अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाहर विदेशों में तो इस चीज़ के लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग भी होती है और सर्टिफिकेशन होता है। आप उस पर्टिकुलर उतने साल आपने अगर प्रैक्टिस की हो तो ही आप सर्जरी कर सकते हैं। इंडिया में अभी तक ये चीज़ सर्टिफिकेशन तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं शुरू हुई है, लेकिन जो भी सर्जन्स इस फील्ड में जाते हैं वो अपनी नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलिटी करने के बाद कुछ टाइम देते हैं लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग के लिए। हर सर्जरी का एक लर्निंग कर्व होता है, हमारी भाषा में इसको लर्निंग कर्व कहते हैं। जैसे समझिए कि आज अगर गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ तो कम से कम मैंने 25 से 30 गॉल ब्लैडर की सर्जरीज पहले की हो, या तो किसी के असिस्टेंस में या सीखते हुए, तो मैं आगे जाके लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी कर सकता हूँ। तो हर सर्जरी के एक अलग अलग मापदंड बने हुए हैं, अलग अलग सर्जरी के अलग अलग लर्निंग कर्व हैं और इंडिया में बहुत सारी बॉडीज़ हैं आज की डेट में जो इस तरीके के कोर्सेज रन करती हैं। जितने भी सर्जन्स इस फील्ड में पहुँचे हैं या जिन्होंने इस फील्ड में अब अपना मुकाम हासिल किया है, ज़्यादातर सर्जन्स कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेके ही आगे बढ़ते हैं। मैंने ये ट्रेनिंग यूके में और इंडिया के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये ट्रेनिंग हासिल की है
और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर सर्जन जो ये कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड एट सम ऑफ द अदर गुड प्लेसेस। डॉक्टर जैन ये समझना चाहेंगे क्योंकि ओपन सर्जरीज का चलन भी काफ़ी है, ऐसे में लैप्रोस्कोपी कितने डिफर्ड है और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद रहती है मरीजों के लिए? देखिए, एक चीज़ बहुत पहले मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को यही समझाता हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में मूलतः अंदर जो आप चीज़ कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर उसमें अंतर है तो वो गलत है। दोनों चीज़ों का रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट एक ही होना चाहिए। अगर आज मैं किसी कैंसर सर्जरी कर रहा हूँ ओपन मेथड से और मैं कल को ये लैप्रोस्कोपिक मेथड से कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लैप्रोस्कोपिक मेथड से किया है इसलिए रिज़ल्ट इन्फीरियर रहेगा। नो, दोनों के एंड रिज़ल्ट्स सेम होने चाहिए। सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो आपका अप्रोच का आता है। जब आप ओपन सर्जरी करते हैं तो आप पेट को पूरा खोलते हैं। जब पेट पूरा खुलता है, कट, लंबा कट पड़ता है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रिकवरी में उतना समय ज़्यादा लगता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वही सर्जरी, वही अंदर की जो सब कुछ क्रिया आप कर रहे हैं वो सेम रहती है, सिर्फ आपका अप्रोच बदल जाता है। आप छोटे छोटे कट से ऑपरेट करते हैं और एंड में अगर कट देना भी होता है तो जो कट होता है पेट पे वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू अ ओपन सर्जरी। उससे पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लगने वाली दवाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। दर्द की मेडिसिन पेशेंट बहुत कम लेता है, एंटीबायोटिक्स कम देनी पड़ती हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि सारी चीज़ों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवांटेजियस है ओपन सर्जरी से। डॉक्टर जैन, कई ऐसे मरीज जो कैंसर पीड़ित हैं, क्या उनके लिए इस पद्धति की सर्जरी कारगर साबित होती है क्या? ज़्यादातर कैंसर के ऑपरेशंस जो आप ओपन सर्जरी से करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकते हैं। खासकर गॉल ब्लैडर के कैंसर, लिवर का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर या फिर आंतों का कैंसर, जो रेक्टम का, कोलोन और रेक्टम का, बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसकी सर्जरी में इनफैक्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। तो ऑन द होल बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसके लिए आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बीमारी अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप उस बीमारी को लैप्रोस्कोप से नहीं टैकल कर पा रहे हैं, या फिर पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ पेशेंट की बॉडी हैबिटस ऐसा होता है जिसमें आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरी सर्जरी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उस स्थिति में आप ओपन सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन नॉर्मली सर्जन पेशेंट के हित में लेता है। डॉक्टर जैन, लोग चलो कोशिश करेंगे कि इस तरह की सर्जरी कराए। इम्पॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि आम जनता की पॉकेट में है क्या? ये ज़्यादा महंगी सर्जरी तो नहीं है? देखिए, ये जब सर्जरी शुरू हुई थी इंडिया में, ये सर्जरी शुरू हुए ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले ये सर्जरी शुरू हुई थी। उस समय एक डर था लोगों में कि ये बहुत महंगी सर्जरी होगी, और शुरू में ये महंगी थी भी। लेकिन मैं आपको मेरा खुद का कम से कम 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने टाइम में ये देखा है कि जब ये चीज़ शुरू हुई थी, जब ये चीज़ें काफ़ी महंगी थी, आज आते आते इन सर्जरी में, किसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में या ओपन सर्जरी में कोई ख़ास डिफरेंस रह नहीं गए। दोनों के एक्सपेंडिचर सेम होते हैं, दोनों में खर्चा सेम होता है। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर 5 से 7 हज़ार रुपये कहीं एक्स्ट्रा लगते भी हैं, तो वो एक, ये समझ लीजिए कि जो आपके दिन बच रहे हैं ओपन सर्जरी के मुकाबले, वो मोर देन कंपनसेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, आपके फैमिली में बहुत बुज़ुर्ग लोग होंगे जिन्होंने 30 साल 35 साल पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराई होगी। आज भी आप उनके पेट पे उस सर्जरी का निशान देख सकते हैं। आपको वो ये बताएंगे कि जब ये सर्जरी ओपन होती थी तो कम से कम 10 दिन लग जाते थे पूरी तरीके से ठीक होने में, महीना भर लग जाता था वापस ऑफिस जाने में, या अगर कोई मेहनत का काम करता है, कोई किसान है या कोई लेबरर है, तो उसको महीना भर लग जाता था अपने रूटीन वर्क शुरू करने में। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स, ये ऑपरेशन में आमतौर पे 24 से 48 घंटे में पेशेंट को छुट्टी दे दी जाती है। कहीं कहीं तो सुबह ऑपरेशन होता है और शाम को भी छुट्टी दे दी जाती है। तो आप जितने दिन बचा रहे हैं अपने, पेशेंट तीसरे दिन से ऑफिस जाना शुरू कर देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि रिकवरी फास्ट होने की वजह से, आपके इन्फेक्शन के रेट्स कम होने की वजह से, आपकी दवाइयाँ कम होने की वजह से, आप जितनी जल्दी आप अपना रूटीन
आजकल ये चीज़ भी हो गई है कि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, इसलिए मेरे ख्याल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जितना आप समय बचाते हैं वो पैसों से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। चुनौती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हर सर्जरी को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस कंडीशन में कैसे देखते हैं आप? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोई सर्जरी सेफ़ नहीं है। मैं हर मरीज को ये समझाता हूँ कि कोई सर्जरी सेफ़ नहीं है, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, ओपन सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि सर्जन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम होते जाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, सर्जन कितना मेटिकुलसली ऑपरेट कर रहा है, कितनी चीज़ों पर ध्यान देता है ऑपरेशन के समय, आपका ऑपरेशन करने का जो लैप्रोस्कोप का, जैसे जो टीवी है, जैसे आप अपने घर में पहले जब टीवी यूज़ करते थे वो एक चैनल वाला टीवी होता था जिसमें आप टक 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 चैनल बदलते थे, और अब आप LCDs पे टीवी, आपके जो LED टीवीज़ होती हैं और स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, तो उसकी विजुअल क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। यही सेम चीज़ हमारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में है। जब हम सर्जरी करते हैं तो HD कैमरास होते हैं जिसकी वजह से हमारा विज़न बहुत अच्छा होता है। आप बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली एक एक चीज़ पेशेंट की बॉडी के अंदर देख सकते हैं। तो सर्जरी की परफेक्शन उतनी और इम्प्रूव हो जाती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी का साथ शुरू से रहा है। प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, लेकिन एक अच्छे सर्जन को ये आना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम्स से डील कर सके। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको बताएंगे, क्योंकि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, कितनी ज़्यादा सुरक्षित है, जैसे कई सवाल जो है वो हमेशा से ही मरीजों के जहन में रहते हैं। इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ सर्जरी की कितने वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्रेज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, लोग कितना ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं और कितना ज़्यादा बदलाव लेकर ये मरीजों के जीवन में भी आया है। डॉक्टर जैन लगातार इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जैन, आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन कौन सी सर्जरीज इस पद्धति के अंदर आती हैं? देखिए, मोस्टली तो मैक्सिमम सर्जरीज जो भी होती हैं वो हम लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट लास्ट 15 ईयर्स में हम आंतों की सर्जरी हो या कोई छाला फट गया है ऐसी सर्जरी है, या फिर कॉमन सर्जरीज़ हैं जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स या हर्निया, हम ये सर्जरीज़ मोर देन 95% केसेस में लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं। जहाँ तक सबसे कॉमन सर्जरी की बात है तो गॉल ब्लैडर सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें लैप्रोस्कोपी ने सबसे बड़ा चेंज लेके आई है। मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर से ही शुरू हुई थी और एक तरीके से इसने पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है गॉल ब्लैडर सर्जरी को। कि गॉल ब्लैडर सर्जरी आज की डेट में पेशेंट्स ही हमारे पास आते हैं कि ये ऑपरेशन, मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड ही रहता है कि ये दूरबीन से ही होने वाला है। और मैं नहीं जानता हूँ कि बहुत कम ऐसे सर्जन्स होंगे आज की डेट में जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी को ओपन टेक्निक से करते हैं। और एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे किसी गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन फंसा है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में पस पड़ गया है, या गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो गया है और आपके पेट में पस फैल गया है। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इसकी सर्जरी सिर्फ ओपन टेक्निक से ही की जाती थी। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है सर्जन्स का, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई हैं, जैसे जैसे हमारे पास अच्छे ऑप्टिकल सिस्टम्स और अच्छे ऑपरेटिव एनर्जी सोर्सेज आ गए हैं, तो हमें गंदे से गंदे गॉल ब्लैडर में भी कभी ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ी है। मैं ये कोई मतलब प्राउड वाली बात नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन फैक्ट है कि अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं तो ख़राब से ख़राब स्थिति में भी आपका विजन अच्छे होने की वजह से पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा रहती है। आप जब भी कट करते हैं पेशेंट का पेट तो उसके इन्फेक्शन के रेट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, पेशेंट को हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। एक दूसरी सर्जरी होती है जिसमें हर्निया की सर्जरी होती है। हर्निया एक बहुत कॉमन चीज़ है। एनीबडी हु इज़ मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल 65 साल के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हर्निया हो जाता है। हर्निया में अगर आप लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स जो ओपन सर्जरी की हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कट छोटा आता है,
आप हर्निया में जो जाली डालते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। हर्निया फिर से होने के चांसेस कम हो जाते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। डॉक्टर जान, किन कंडीशनों में ऐसा स्थिति बन जाती है कि ऊपर सर्जरी जो है वो करनी पड़ जाती है? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आजकल बहुत सारे नए जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन ट्रेन हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में ओपन सर्जरी देखी भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हर सर्जन को अपनी कॉम्प्लिकेशंस को डील करना आना चाहिए। ट्रेनिंग इसी तरीके से होनी चाहिए कि पहले आप ओपन सर्जरी में ट्रेन हो रहे हो, उसके बाद आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेन हो रहे हो, या आपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ट्रेनिंग ली है लेकिन आपको ओपन सर्जरी भी आनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स में ओपन सर्जरी अनिवार्य हो जाती है, जैसे कि अगर आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं अंदर गॉल ब्लैडर का कैंसर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंदर गए और आपको लगे कि ये कैंसर है, आपको पता है और आप लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं और उसमें कैंसर फैलने का रिस्क हो। तो गॉल ब्लैडर की कैंसर की सर्जरी अलग तरीके से होती है। अगर आप निपुण हैं इसमें कि वो लैप्रोस्कोपी के लिए आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको ओपन सर्जरी आनी चाहिए। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बताया कि अगर आप समझिए आंतों का कैंसर है, रेक्टम का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है और आपने उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आपने शुरुआत की है, लेकिन अंदर जाके आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ लैप्रोस्कोपी से नहीं हो सकती है, तो एज अ ट्रीटिंग सर्जन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट को सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स ना दें। आप ऐसा नहीं करें कि ये मुझे नहीं आती है ओपन सर्जरी इसलिए मैं आधा अधूरा काम कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे कि आप सर्जरी कर रहे हैं गॉल ब्लैडर की और कहीं आंत कट गई है, या कोई ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जिसमें पेशाब की नस को कोई नुकसान पहुंच सकता है, या कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाए जो आपने एंटिसिपेट नहीं की है। अगर वो कॉम्प्लिकेशन आप लैप्रोस्कोपिकली हैंडल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन्स कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको उस समय ओपन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिहैब का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मरीज़ के लिए? देखिए, नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने आपको कहा कि 3, 4, 5 छोटे छोटे छेद बनते हैं। तो रिहैबिलिटेशन जो पहले हुआ करता था कि जब बड़े बड़े कट पड़ते थे पेट में, तो पेशेंट को समय लगता था फिर से रिकवर होने में, पेशेंट को समय लगता था स्ट्रेंथ रिगेन करने में, पेशेंट को समय लगता था पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली करे, हम ये सलाह देते थे। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसका रोल है लेकिन थोड़ा कम हो गया है। पेशेंट जल्दी खड़ा हो जाता है, पेशेंट जल्दी, नॉर्मली मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे समझिए अगर हमने गॉल ब्लैडर की सर्जरी की, पेशेंट सुबह हमारे पास एडमिट होता है, आप उसका प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं, 3-4 घंटे में उसकी सर्जरी आप करते हैं। सर्जरी के बाद नॉर्मली पेशेंट आधे से 1 घंटे में ओटी के बाहर हो जाता है। 4 घंटे के बाद में पेशेंट का हम लिक्विड शुरू करते हैं और फिर अगले 2-3 घंटे में वो नॉर्मल डाइट पे आ जाता है। अगर सब ठीक रहता है तो अगले दिन सुबह पेशेंट घर चला जाता है। दूसरे या तीसरे दिन के बाद में पेशेंट ऑफिस शुरू कर सकता है, अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकता है। उसके पेट में 4 बहुत बार टाके नहीं भी होते हैं, अगर हमने ऐसे टाके लगाए हैं जो खुद घुलने वाले टाके हों, तो पेशेंट इज़ एज गुड एज जिसकी सर्जरी हुई नहीं थी। अगर हफ्ते भर बाद आप पेशेंट का पेट देखेंगे तो हो सकता है आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए कि कोई कट था भी या कोई सर्जरी हुई भी। तो ये रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। जो चीज़ पहले 1 से 1.5 महीना लेती थी, अब वो शायद 1 हफ्ते में पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है। किसी को अगर इस तरह की सर्जरी करनी है, अस्पतालों में अमूमन किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस हॉस्पिटल में, उस ऑपरेशन थिएटर में इस तरीके की इक्विपमेंट्स होने चाहिए, औजार, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे इस तरीके के होने चाहिए जो स्टैंडर्ड के हों। कहीं पर भी पेशेंट की लाइफ से खिलवाड़ ना हो, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की होती है, सर्जन की होती है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की होती है। तो जीए की मशीन हो या इस तरीके की कॉटरी जो हम यूज़ करते हैं सर्जरी में, ऐसी होनी चाहिए जिससे पेशेंट का सेफ्टी प्रोफाइल, उनका सेफ्टी प्रोफाइल स्थापित होना चाहिए, मतलब एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेंट की लाइफ में रिस्क हो। लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, मतलब उनको साफ़ किया जाता है। आपके अगर 4 आपने ओटी रखे हुए हैं, 4 केस हैं आपके एक के बाद एक, तो हर केस के बाद आधे से पौना घंटा लगता है इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करके रीयूज़ करने लायक बनाने के लिए। इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लिकेशंस को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर जैन, क्या भारत में जागरूकता है इस सर्जरी को लेकर? क्या लोग जानते हैं और करा रहे हैं इसे? देखिए, भारत में धीरे धीरे लोग बहुत जागरूक होते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब से व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आई हैं तो एक अलग ही ज्ञान लोगों में फैलता जा रहा है। आजकल पेशेंट्स हमारे पास खुद ही ये लेके आते हैं रिक्वेस्ट कि हमें दूरबीन से सर्जरी करनी है, और कहीं कहीं ऐसे ऐसे ऑपरेशन दूरबीन से करने की बात होती है जहाँ पर वो पॉसिबल भी नहीं होता है। तो हमें पेशेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि नहीं, ये चीज़ें दूरबीन से नहीं होती हैं। बहुत सारी जगह दूरबीन के ऑपरेशंस अच्छे होते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है ये आपके सर्जन की है। और मेरे हिसाब से किसी सर्जन को फोर्स करना कि ये सर्जरी ऐसी ही होनी है, ये एक गलत बात है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं सर, हमको तो आप गारंटी दीजिए कि ये हमारा ऑपरेशन दूरबीन से ही होगा। तो हम मरीज को ये समझाते हैं कि देखिए, हमारी किताब ये कहती है कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% चांस है कि आपका ऑपरेशन हमें किसी ना किसी वजह से ओपन करना पड़े। तो गारंटी देने की बात, जहाँ जो पेशेंट बोलता है तो हम उसे नमस्ते करते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है नहीं। मेडिकल साइंस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट मैथ्स, जहाँ 1 + 1 इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू 2। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ट्रीटिंग सर्जन को टेबल पे डिसाइड करनी पड़ती है। अगर उसने ये सोच के डिसीजन लिया है कि आपकी सर्जरी दूरबीन से नहीं हो सकती और ओपन करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ पर आप डाउट मत कीजिए उसकी नीयत पे। ये उसने जानते बूझते ये डिसीजन लिया है, एंड दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। तो ये समझने की बात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें साझा की है डॉक्टर जैन आपने। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से एरा चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और एक अलग बेंचमार्क, एक अलग रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश जो है वो भी मेडिकल साइंस में की जा रही है। कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर है, लेकिन अगर बेस्ट सर्जन मिलते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो दूर हो जाते हैं और जल्द से जल्द जटिल से जटिल जो सर्जरी है वो मिनटों में हो सकती है और आप एक ही दिन में ठीक होकर घर भी जा सकते हैं। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।